आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चिट्ठी का क्या है संदेश। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पिछली बार 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस बार उनकी लीड सिमटकर 40,000 पर रह गई। इसलिए अनुप्रिया पटेल को अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता लगातार सता रही है। उनकी ताकत है कुर्मी वोट बैंक। कुर्मी वोट बैंक के सहारे उनके पति आशीष पटेल विधानसभा और खुद अनुप्रिया पटेल लोकसभा चुनाव जीतती आई हैं। आशीष पटेल उत्तर प्रदेश तो अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। इसलिए अनुप्रिया पटेल और उनके पति कुर्मी वोट बैंक वापस पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पिछड़ों के मुद्दों पर अपनी ही सरकार की आलोचना कर चुके हैं। सोचिए जरा, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर यदि पिछड़ों के विषय हल कर लिए गए होते तो विपक्ष भ्रम न फैला पाता। 69,000 शिक्षक की भर्ती हो या फिर दूसरे विषय, इन्हें समय रहते हल कर लिया जाना चाहिए था। यानी अपनी ही सरकार को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे थे आशीष। अब अनुप्रिया पटेल का चर्चित पत्र भी कुर्मी वोट बैंक वापस पाने की कोशिश का नतीजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनको योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है। बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। ये समझ से परे है। इससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, वो कहती हैं। ऐसे में इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए रिजर्व की गई हैं। उधर अनुप्रिया पटेल के पत्र का जवाब देते हुए यूपी सरकार ने साफ कहा कि साक्षात्कार परिषद किसी भी व्यक्ति को योग्य नहीं है ऐसा घोषित नहीं करती है, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी को ही आरक्षित पद दिया जाता है और उचित उम्मीदवार न मिलने पर उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सरकार ने जवाब भले ही दे दिया है, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। चुनाव के समय भी आरक्षण को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने भाजपा को खासा नुकसान पहुंचाया था। और अब अनुप्रिया पटेल के लेटर का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तरफ तो इस लेटर को भाजपा को बचाने का दिखावा बताया है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। उधर कांग्रेस केंद्र में ओबीसी आरक्षण पर संविधान संशोधन की मांग पहले ही उठा चुकी है। तो क्या इस बार विधानसभा उपचुनाव में फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म होने वाला है? इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों, पिछड़ों, दलितों सभी का हक मार रही है। एक भी पेपर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। जो नौकरियां निकल रही हैं उसमें पिछड़ों का जो कोटा है उसे समाप्त किया जा रहा है। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही है, पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ रही है। यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना होगा। यदि इस तरीके से चिट्ठीबाजी करके नूरा कुश्ती करनी तो उससे समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग ये बात जानता है, क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खानी है, इसलिए सिर्फ आप चर्चा चाहती हैं। आप ईमानदार नहीं हैं पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए। और बीजेपी का चरित्र पिछड़ा दलित विरोधी है, ये साफ है। तो फिर आप वहां पर अभी क्यों रुकी हैं? यदि आप रुकी हैं तो इसका मतलब सिर्फ आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं और कुछ नहीं। वही बात कर ली जाए अगर भाजपा की, तो इन्होंने पीडीए के लिए क्या, पिछड़ों के लिए क्या, इन्होंने तो जो है अगड़ों के लिए भी कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। कोई पार्शियलिटी नहीं, किसी के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम कार्य ही नहीं करेंगे। इसीलिए अब चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद जी हो, सब इनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जनता अब उनसे सवाल कर रही है कि भाई आप आए थे, वोट आपने मांगा था कि आप कार्य करके दिखाएंगे, और आपने कार्य कुछ किया नहीं है। जनता के बीच में किस मुंह को लेकर के वो जाएंगे? वो बाई इलेक्शन में क्या चेहरा दिखाएंगे? आने वाले 2027 में क्या चेहरा दिखाएंगे? इसलिए घटक दल भी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है कि आप हमारे हित में कार्य नहीं करोगे तो हम आपके हित में वोट नहीं करेंगे। अनुप्रिया पटेल जी की जो ये टिप्पणी अभी आई है, यह टिप्पणी पूरी तौर से सियासी है और ये उनका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में सम्मिलित तमाम दल अपने समय समय पर अपनी सियासत करते रहते हैं। उस सियासत का मकसद कुछ नहीं, चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव का परिणाम जनता ने चुन करके लोगों को, नुमाइंदों को भेज दिया है। अब आगे क्या होना है यह पार्टी तय करेगी, एनडीए के आपस में गठजोड़ करके तय करेंगे
कोई किसी पर दबाव नहीं बना रहा है और सब लोग मिल के साथ साथ चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई, बाकी जो दल है वो अपनी सियासत करते हैं, वो अपना काम करते हैं, उसमें किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। कमाल है। कांग्रेस का कहना है कि अगर उनको इस तरह के मुद्दे उठाने हैं तो इंडिया गठबंधन में आ जाएं, वरना इस तरह का दिखावा अनुप्रिया पटेल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्वार्थी लोगों को आप बुलावा भी दे रहे हैं। खैर, और इधर बीजेपी भी ये कह रही है कि उनका सियासी बयान है। आप ही के घटक दल हैं और आप ही की पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, तो ये सियासी बयान हो जाता है। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं से आगे समझने की कोशिश करूंगी इन बयानों को। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सपा से जुड़ रहे हैं, नीरज मैरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले नीरज साहब, आप ही से समझने की कोशिश, तो ये तो खैर हवा में अफवाह नहीं है, ये सच है कि कुर्मी वोट बैंक पर पकड़ है अनुप्रिया पटेल, उनके दल की अपना दल है, और इसी की बदौलत अभी तक का सियासत का सफर उनके पति और वो खुद तय करते हुए चले आए हैं। लेकिन आईना दिखा दिया लोकसभा चुनाव ने, ये हड़बड़ाहट कि अब वो अपने ही पार्टी को दोनों आईना दिखा रहे हैं, तो ये वाकई क्या कुर्मी वोट बैंक या फिर ओबीसी SC ST की चिंता है जो उन्हें सताए जा रही है, या फिर आने वाले समय में वो समझ रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक अगर आपके साथ है तो ही आप नेता हैं, वरना वोट बैंक नहीं तो फिर आप चुनाव में कैसे ही जीतेंगे। तो यही डर सता रहा है, या फिर वाकई उन्हें चिंता हो रही है कि आरक्षण और नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, इसलिए वो अपनी बात रख रही हैं लेटर के माध्यम से। हालांकि जो लेटर उन्होंने नीरज सर लिखा है उसको लेकर भी आयोग की तरफ से जवाब दे दिया गया है। ये शायद उन्हें भ्रम था, जिस तरह का उन्होंने सवाल लिखा लेटर में उसी को लेकर जवाब दिया गया आयोग की तरफ से कि किसी तरह का ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं जाता है और कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगर पोस्ट खाली रह जाती है तो। नीरज सर देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पीडीए का जिस तरह समाजवादी पार्टी ने फार्मूला चलाया और पीडीए के कारण वो एक देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई, निश्चित रूप से ओबीसी और कुर्मी वोट को अब दोबारा से अपनी ओर इकट्ठा करने की एक कवायद उन्होंने शुरू की है। और जिस तरह से आयोग ने उनको जवाब दिया है वो निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ आयोग अपना काम कर रहा है निश्चित रूप से। लेकिन जो जहां तक समझ में आता है कि ये केवल एक राजनीति के तहत के अपने वजूद को बचाने और दोबारा से अपनी जो इतने लंबे वोटों से जीतती रही अब तक और अब एक दायरे में आके सिमट गई, उसको देखते हुए निश्चित रूप से इस तरह की कवायद उनके द्वारा जो की गई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने ही लोगों को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह हम और आप पहले भी डिबेट में कह चुके कि बहुत सारी चीजों को अब समझ के कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार हो। तो बहुत सारी चीजें उनके साथ ऐसी भी हैं जो कभी भी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि इससे पिछली 14 की और 19 की सरकार भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह के बयान कभी भी अनुप्रिया पटेल के नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है केवल ओबीसी वोट को और कुर्मी समाज में एकजुटता लाने के लिए ये प्रयास है। जी पारुल जी। केसी जैन साहब, आवाज मिल रही है आपको? सर जी मिले जी, नमस्कार। जैन साहब, ये खत वाकई रणनीति का हिस्सा है आपकी पार्टी में, या कुर्मी वोट बैंक की याद सताने लगी अनुप्रिया पटेल को और आप ही पर उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पर, और फिर विपक्ष भी उनको अपनी हथेलियों पर लाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। देखिए पारुल जी, अनुप्रिया पटेल जी अपनी एक स्वतंत्र पार्टी की मेंबर है, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन में है। और हर एक पार्टी का नेता, आप देखिए कि राजभर जी जिस प्रकार से अपने समाज के लोगों का मुद्दा उठाते रहे, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तब भी उठाते थे, बीजेपी में तब भी वो उठाते हैं। और आप देखिए कि कोरोना काल में जब कुछ समस्याएं आई तो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने तमाम सारी बातें पार्टी के सामने रखी, उन समस्याओं का निराकरण भी हुआ। तो देखिए, अगर कोई अपने आप को बचाने के लिए अपनी पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अगर वो आगे बढ़ करके कोई इस तरीके की मांग करता है जिससे उसकी पार्टी सुरक्षित रहे, तो हमें लगता है ये गठबंधन धर्म का कहीं पे अवहेलना नहीं है और वो अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मांग कर रही है और पार्टी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन जो चीज अभी आदरणीय वरिष्ठ विश्लेषक महोदय ने जो बात कही कि हर एक पार्टी का नेता अपनी पार्टी को और अपने वजूद को बचाने के लिए वो संकल्पबद्ध रहता है, प्रयास रहता है।
वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में हो, किसी भी घटक दल के साथ में हो, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखने के लिए वो हमेशा सक्रिय रहता है और ये उसका अधिकार भी है। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, शिवसेना कांग्रेस के साथ जब शिवसेना का गठबंधन था, उसके बाद में भी हिंदुत्व का चेहरा उन्होंने मुखर किया और राम मंदिर दर्शन के लिए भी जाते थे शिवसेना प्रमुख उस समय के। तो और आज की डेट में देखिए कि जब उद्घाटन की बात आई राम मंदिर की, तब भी चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे और उनके घटक दल रहे हो, आप ठीक है, देखिए कुल कोई नहीं गया मिलाकर वहां आपका पर, कहना है उन्होंने विरोध किया। कि घटक दल अपने तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं और बाकी जो मेन आपकी पार्टी है या फिर कांग्रेस है उनकी भी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। बहरहाल, लेकिन जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है किसी जन साहब, सवाल वहीं पर आ रहा है कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है वो भी यहाँ वहाँ का तो कोई मुद्दा नहीं है, वो ऐसा मुद्दा है जिस पर लकीर खींची हुई और चाहे वो आरक्षण के मुद्दे की बात हो, ओबीसी का मुद्दा हो, इस मामले में आप लोग घिरते आए हैं अब तक और अभी तक भी अनुप्रिया पटेल ने अब बहुत, हालांकि लेट हो गया उनको इस बात को करते करते, और अब वो उठा रही हैं तो सही कह रही हैं कि कई सारी पोजीशन है जो खाली पड़ी हुई हैं, आखिर भरा क्यों नहीं जा रहा उन्हें? नहीं पारुल जी, देखिए केवल ओबीसी एससी की बात नहीं, ये एक चयन है और इसमें लगातार सीटें खाली होती हैं, सीटें भरी जाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो सरकार आते आते सरकार सारी सीटें निकाल करके सीटें भर दे, उसके बाद में 5 साल साथ बैठे, फिर उसको करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन होता क्या है, हर एक विभाग में सीटें रिक्त होती हैं, तमाम सारी सीटें रिटायर्ड होने से खाली होती हैं, तमाम सारे लोग वीआरएस भी कभी कभी लेते हैं, तमाम सारे लोग क्या होता है, कभी कोई बीमार हो गया, कुछ कारण हो गया, कैजुअलिटी हो गई, वहां पे भी सीटें खाली होती हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि सीटें खाली होती, सीटें भरी जाती। साथ ही साथ क्या होता है, नए संस्थान भी आते हैं। आप देखिए मेडिकल के क्षेत्र में लगभग 36 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में आरोप उन्हीं ने लगाया कि नियुक्तियां रद्द कर दी जा रही हैं इंटरव्यू के बाद। नहीं पारुल जी, देखिए हमने आपसे बताया कि सबका साथ सबका विकास के मॉडल के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अनुप्रिया पटेल जी को समझाइए ना, वो क्यों नहीं समझ पा रही? अनुप्रिया पटेल जी को चिट्ठियां भेज रही हैं आपको। हाँ पारुल जी, अनुप्रिया पटेल जी को मंत्री बनाया गया। ओबीसी के कितने मंत्री आज हैं, जितने अगर आरक्षण की दृष्टि देखें उससे ज्यादा मंत्री हमने पहले भी दिए, अब भी दिए। तो हम तो टिकट भी दे रहे हैं, हर युवा को मंत्री थोड़ी ना बना पाएंगे आप, उसे तो नौकरी चाहिए ना, जिसे नौकरी चाहिए उसे नौकरी देनी होगी। राजनेताओं को गद्दी चाहिए, उन्हें आप गद्दी से नवाजिए, लेकिन युवाओं को तो नौकरी देनी पड़ेगी ना सर। देखिए पारुल जी जहाँ तक नौकरी की बात है, जवाब दीजिए, नौकरी सबके लिए निकल रही है। हमने 5.5 लाख नौकरियां भरी पिछले योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ही, और केंद्र की जो नौकरियां वो भी निकल रही, वो भी लगातार भरी जा रही, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहना, जैसे मायावती जी सिर्फ एससी का भरती थी, अब अनुप्रिया पटेल जी या कोई भी हो, भले ही हमारे घटक दल के साथ में, अब वो कहे सिर्फ ओबीसी की भरी है या कोई कहे सिर्फ सवर्ण की भरी है, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। नौकरियां सारी निकलेंगी, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसके तहत जाना होता है, ठीक है। लेकिन सवाल तब उठ जाते हैं तो विपक्ष तो आप पर सवाल उठाए, जब आपके अपने उठाए तो फिर कहाँ जाइए? रुकिए जन साहब, रुकना होगा, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। हेमंत जी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये सियासी हैं या फिर वाकई इसको लेकर आप लोग गंभीर हैं? और फिर एक तरफ आपकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि सियासी बयान है, या फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए है, और फिर उन्हें आप इनवाइट भी करते हैं कि स्वार्थी हैं लेकिन फिर भी आ जाइए हमारे दल में। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है, उस पर जनादेश जो है वो अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिया है। ये समझने की जरूरत है। देखिए आरक्षण के मामले में सीधे तौर पे पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का देख लिया जाए तो जिस तरीके से सारे संसाधनों को प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया गया, उससे आरक्षण की समस्या बढ़ी, कम नहीं हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही थी, लेकिन आज तक वो परवान नहीं चढ़ी। ये सवाल इस लोकसभा के चुनाव में जनता ने उनसे पूछा और जनता को जवाब नहीं दे पाए, जनता ने अपना जवाब दिया। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसीज निकली और भरी गई। मुझे तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के माहौल में जितना देखा जाए तो शायद किसी भी विभाग में वैकेंसीज नहीं है।
उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा बाहर जाकर के नौकरी तलाश रहा है, नौकरी करने की स्थिति में है। जो समिट्स आयोजित की गई उसके बाद में भी कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा कहीं उल्लेखनीय नहीं आया जिससे कि ये कहा जा सके कि रोजगार युवाओं को मिल गया। आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे अभी लोकसभा के चुनाव में, कि वो जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने करी, उसकी वजह एक रही कि उनके मन के अंदर जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके मन में एक भय व्याप्त हुआ कि ये तो आरक्षण भी खत्म कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से, लेकिन आज भी अनुप्रिया पटेल जी ने जो आज एक चिट्ठी गेम खेलने का प्रयास किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मन में भय पैदा है, जो दलित और जो पिछड़ों के मन में जो भ्रम पैदा हुआ है, उस भ्रम को निकालने की आवश्यकता है। वैलिड पॉइंट उठाया, कुछ नहीं होगा, वो आईना दिखा रही नहीं दिखा रही, जनता के विवेक पर छोड़ देते चिट्ठी हैं। का कोई जवाब, संतोषजनक उत्तर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया, जबकि एक मिनिस्टर स्टेट में है और एक मिनिस्टर सेंट्रल में। जब आपस में ही इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, तो फिर इसके बाद में फिर रह क्या जाता है? इंडिया गठबंधन में आने की बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको आरक्षण की बात रखनी है, ये भी है अगर ना आपको सर कि जाति कम से कम जनगणना की वो बात रखनी एनडीए है, गठबंधन तो में आपको इंडिया रहकर के भी साथ आना जनता चाहिए। के मुद्दों को उठा रहे हैं, ये भी तो देखना होगा ना कि नहीं तो हमेशा। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, आज खड़गे जी ने अपना राज्यसभा के अंदर जो भाषण दिया है उसमें यही सब बातें तो लिखी है और यही सब बातें कही है उन्होंने। अपने नेता हम की लोग तो तारीफ पहले करना से ना भूलेंगे हम आप। लोग तो मैं जो हम तो वैलिड पहले पॉइंट से पूछ रही हूँ आपसे उस पर बात कीजिए ना। मुझे ये बताइए कि कम से कम हिम्मत की दाद तो देते हैं आप, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर उनके हस्बैंड हो आशीष जी, दोनों ही अलग अलग पोजीशन पर हैं, लेकिन भले ही अपने वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने की जहमत तो अफसोस तो इसी बात का है, अफसोस तो इसी बात का है कि एक केंद्र में मिनिस्टर है, एक स्टेट में मिनिस्टर है, और ना केंद्र की सरकार उनकी सुन रही है, ना प्रदेश की सरकार उनकी सुन रही है। तो इससे आप कैसे भला हो जाएगा? हमें बताइए आप हमें, जब आपस में टकराव की स्थिति। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर अनुप्रिया जी आवाज मुखर कर रही हैं, तो उनको इंडिया गठबंधन के साथ आकर के हमारे उन्होंने जो बात कही है कपिल जी करना चाहिए कि लेटर में या फिर नियुक्तियों के समय पर उनको नियुक्तियां रद्द कर दी जाती हैं या फिर उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं, और इसके बाद वो SC/ST OBC के खाली पदों को भरने की बात कर रही हैं। नियुक्तियों को लेकर जो उनके प्रॉब्लम्स थे उसको लेकर आयोग ने उन्हें जवाब दिया कि जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो आरक्षण का मुद्दा है या फिर SC/ST OBC को जॉब को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है, वो सही मुद्दा उठाया है, विपक्ष भी उसके साथ खड़ा हुआ है, ये भी बातें कही जा रही हैं। कपिल जी, तो सही उठाया, मैं कहने में गुरेज ही नहीं, बात तो सही है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हुजूर आते आते बहुत देर तक मुद्दे को इतनी से उठाया है, और हम ये समझते हैं कि अभी उपचुनाव आने वाले, उसमें बार्गेनिंग भी हो सकती है, और एक पक्ष ये भी हो सकता है कि वाकई वो जुड़ करके अनुभूति हो गई हो स्वतः, अब वो उठा रहे। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं। योगी जी का बयान था जो सार्वजनिक था, आप लोगों ने भी चलाया था, कि यहाँ पर पदों की कोई कमी नहीं, योग्य लोगों का अभाव, शायद आपको याद जी। तो वो योग्य लोगों का अभाव जो है, हमें लगता है कि वो जो हमारा E और D है उसी के लिए, क्योंकि आपने 69,000 शिक्षक में देखा केवल 4% लोगों की नियुक्तियां हुई ओबीसी को, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए जब ये बात कही कि ये गलत है, 23% और आपको करनी चाहिए, रिवाइज कीजिए, तो इन्होंने रिवाइज किया, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को नहीं किया, उन्हीं को कर हटा दिया पिछड़ा वर्ग आयोग सभा। तो आप ये बात खुद सोचिए कि एक ऐसी सरकार, बैकलॉग आपको क्लियर करने के बाद ही नई वैकेंसियां जारी कर सकते हैं, ये नियम है, और इस नियम को फॉलो आप नहीं करते। आप बैकलॉग को बैकलॉग ही रखते हैं, उसके बाद एक नई नियुक्तियां लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक करा देते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर, उसका कारण ये है कि इनका कुप्रबंधन रहता है, जिससे अपना पुत्र नालायक निकल जाता है, और फिर उसको वो ये औने पौने पे अपने चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में देते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का जब आप हर वर्ष डिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर को करेंगे,
तो फिर आप आरक्षण तो समाप्त करते जा रहे हैं ना। भले आप अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर जो है जो चीजें लिखी हुई हैं आप उसको परिवर्तित ना कर सके हो, या आप अपने मंशा जो 400 से पार की थी कि भाई 2/3 का बहुमत पा जाएंगे तो हो सकता है कुछ आधारभूत ढांचों को भी ठोक करके देखें, चारों को नहीं ठोक पाते। लेकिन बावजूद इसके मैं कह सकता हूं कि अनुप्रिया जी देर से आई हैं, दुरुस्त आई हैं, उनको इस तरह की बातें उनके साथ रहते हुए भी उठानी चाहिए, और अगर वो चाहें तो वाकई पीडीए की आवाज में मिल करके पीडीए के साथ उठाए। कोई स्वार्थ तो नहीं है ना, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने जब बाइट दी उसमें स्वार्थी है वो, ये भी बयान दिया गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्वार्थी है या परामर्थी है ये हम और आप तय नहीं कर पाएंगे। हमने एक बात कह दी और आपने भी एक बात कह दी, ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, वापस कपिल जी, माफ कीजिए केसी जैन साहब, आपके पास आते हुए कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। बैकलॉग भर्तियां आप लोग क्लियर नहीं करते, नियुक्तियां निकाल देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं होती हैं, और देर आई दुरुस्त आई हैं वो। अगर आपको आईना दिखा रही हैं तो आपको मानना चाहिए, आप ही की पार्टी में रहकर नेता आप ही को बता रहे हैं। कहिए। जी देखिए पारुल जी, अभी जो कपीस जी जो चीजें कह रहे थे जी कि वो हमारे यहाँ आ सकती हैं और इंडी गठबंधन में आ सकती हैं, उसके बाद में इस तरीके की चीजें करें। दरअसल इनके साथ में आरएलडी भी गया, वो भी यही सब बात कह रहा था, और इनके साथ में सुभाषपा के इनके साथ में राजभर जी गए। राजभर जी को आपकी वॉइस में क्रश आ रहा है तरीके से बेइज्जत किया, राजभर जी को जिस तरीके से बेइज्जत किया वो सबके सामने, और उसके बाद में जब पार्टी छोड़ करके आए तब भी बेइज्जत किया। कहा वो तो मंत्री बनने के लिए गए हैं, तलवे चाटने के लिए गए हैं, मंत्री तो कह रहे हैं उपचुनाव में भी आपसे डिमांड रखना चाहती हैं, इसलिए थोड़ा सा कड़क होती हुई दिखाई दे रही हो। देखिए पारुल जी, सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की तीसरी सरकार बन रही, और उसके बाद में ये हुआ कि जब शपथ ग्रहण की बारी आई तो ये हुआ कि तमाम सारी बातें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तमाम सारे विपक्षी दलों ने रगड़ बातें तमाम सारी कही, कहा ये बैसाखी की सरकार है, दबाव में। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, अरे तो आपने गठबंधन काय के लिए किया था? वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है आपकी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। तलवे चाटने के लिए किया था। अरे आपको तो एक मंत्रालय भी नहीं मिलता, क्या बात करते हैं आप? आपको तो एक मंत्रालय भी नहीं मिलता। अरे आप 10 साल तक समर्थन देते रहे, आपको तो मंत्रालय भी नहीं मिला। कांग्रेस के तलवे चाटते रहे, कांग्रेस को समर्थन देते रहे। दोनों एक साथ मत बोलिए, मैं वापस कपिल जी आपके पास आ जाऊंगी, रुक जाइए, मैं वापस आ जाऊंगी। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही कपिल जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बारी बारी से जब ये 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन देते रहे, ना तो इनको किसानों की याद आई, ना तो इन्होंने कहा किसान मुद्दा नहीं है, अभी डिबेट कर रही है, ना तो ओबीसी की, ना नौकरियों की बात की। डिबेट में किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। इन्होंने अनुप्रिया जी जो आप बोल रही हैं उसके पीछे लॉजिक है कि उनकी लीड कम हो गई है, वोट बैंक बढ़ाना है, ये है, या फिर वाकई वो अपने हिस्से उपचुनाव में सीट मांग रही हैं, ये क्लियर कीजिए। देखिए पारुल जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि हर एक राजनीतिक दल अपने आप को बढ़ाना चाहता है, वो चाहे किसी घटक दल के साथ है या स्वतंत्र है। तो ये दर्द नहीं है ना, SC ST OBC वाला दर्द नहीं है, ये उनकी वोट बैंक की खिसकती हुई चिंता है जो उनकी लीड कम कर गया। पारुल जी जहां तक ओबीसी SC ST की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है और सबको बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है। आज आपकी समाजवादी पार्टी ने, ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा कपिल जी। हेमंत जी उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद आपके पास नहीं इनको नजर आता है। ठीक है, आप बच रहे हैं आज आप बच रहे हैं जैन साहब। कपिल जी कहिए। केवल ओबीसी के नाम पर केवल यादव नजर आता है। अभी रुकना होगा जैन साहब, लास्ट में समय मिला तो जरूर आपके पास आऊंगी, रुकना होगा पर 90% यादव बिरादरी की भर्ती करते हैं अखिलेश यादव। जैन साहब रुकना होगा 30 सेकंड कपिल जी। पहली चीज तो ये कि जैन साहब ने आज के मुद्दे पे कोई बात खड़े, दोनों हाथ उठा दिया उन्होंने। नहीं, आज लिमिटेड टाइम है क्या जी, लिमिटेड टाइम है मेरे पास। क्या मतलब है? आपकी परिभाषा में ओबीसी का मतलब सिर्फ यादव है। ठीक है, दोनों की आवाज म्यूट कर दीजिए। अब दो मेहमान मेरे और हैं बाकी, उनके पास मैं 30 सेकंड के लिए जाऊंगी। हेमंत जी,
इस पूरे मामले के बाद अगर वाकई कोई बदलाव हो जाता है या फिर वाकई कुर्मी वोट बैंक ये समझ जाता है कि हाँ हमारी नेत्री हमारे साथ खड़ी हुई है, तो वोट बैंक बढ़ सकता है। हेमंत जी, नहीं सर, अभी सवाल आपसे नहीं है। जैन साहब, कपिल जी, रुकना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करवाइए प्लीज दोनों को। 2 गेस्ट बचे हुए हैं, उनसे भी बारी बारी से मेरे को कमेंट लेना है। प्लीज आप रुकिए। हेमंत जी 30 सेकेंड्स प्लीज। सरकार की मंशा अगर पिछड़ों दलितों के लिए कुछ करने की रही होती तो कुछ किया होता। 7 साल योगी जी की सरकार हो गई, 10 साल मोदी जी की सरकार हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। और यहाँ तक कि उन्होंने सारी चीजों को संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला करके उसके खत्म करने का ही काम किया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भय दिखाने का काम किया जाता है वो ना करें। अगर उन्हें कहीं अभय चाहिए अनुप्रिया जी को, तो मैं कह रहा हूँ कि आकर के पिछड़ों और दलितों की आवाज बने। इंडिया तो भय होता तो वो बोल पाती क्या? कैसी बातें कर रहे हैं हेमंत जी? भय होता तो आज वो बोल पाती हैं, पत्र लिख पाती क्या? 100 बार सोच रही होती। अभी तक उनका भय ही तो था कि अभी तक वो खामोश रही। एक कमेंट उन्होंने नीरज सर, कुर्मी बिरादरी के लिए, उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। प्लीज रुकना होगा। नीरज सर, देखिए पारुल जी, खिसकता जनाधार और निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बात कही कि वो निश्चित रूप से उपचुनाव में हिस्सेदारी भी मांगने का प्रयास कर रही हैं और अपने आप को खड़ा भी करना चाह रही हैं और आईना भी सरकार को दिखा रही हैं कि अगर आपने हमारी बात को नहीं सुना तो हम इधर उधर भी हिल सकते हैं। हालांकि उनके हिलने डुलने से कुछ होना नहीं है, लेकिन अपने वजूद को और खिसकते जनाधार को बचाने का ये प्रयास है। जो आयोग को उन्होंने पत्र लिखा, अगर वो चाहती तो सीधे देश के प्रधानमंत्री को कमाल है ना सर कि मोदी योगी का दूसरा कार्यकाल, लेकिन उसके बावजूद भी आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी आरक्षण को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बन जाती है और फिर जब चर्चाओं का दौर शुरू होता है तो पूछा जाता है किस दल ने क्या किया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और आरक्षण की बात इसलिए की जाती है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या वाकई आरक्षण की आवश्यकता है? जब नापा तोला जाए तो फिर जाति जनगणना की बात की जाती है। कांग्रेस आर्थिक तौर पर लोगों की गिनती करने की बात करती है कि कौन कितना आर्थिक तौर पर मजबूत है, या उनके मैनिफेस्टो में भी रहा, या उनके जो चुनावी समय पर मुद्दे रहे उनमें भी रहा। और उसके बाद आज जब उन्हीं चीज़ों को लेकर बात आती है तो फिर जो नेता हैं जिस दल में हैं उनकी ही सरकार रही इतने समय पर, उस दल के नेत्री को ये बताना पड़ रहा है कि अभी तक जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। इसको लेकर आयोग का लेटर आ जाता है कि आपको प्रक्रिया ही नहीं पता है कि जिस प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। क्या वाकई राजनीति वोट बैंक के इर्द गिर्द हो रही है और वोट बैंक को पता नहीं? ये जनता समझदार हो चुकी है, उसे पता है कि कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है और कौन काम भी कर रहा है। खैर, आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि उपचुनाव है। क्या उपचुनाव के लिहाज से भी आवाज बुलंद कर रही थी अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल? सारे सवाल, लेकिन जवाब आने वाले समय के साथ ही आप तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जनता समझदार है, उन्हें पता है कि उनके लिए राजनीति कौन कर रहा है और राजनीति के साथ साथ काम कौन कर रहा है। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।